मॉर्निंग 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। हमारा साथ देने के लिए रचना वैद्य और राजेश सतपुते पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही अमित सेठ और संकल्प चतुर्वेदी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। नतीजों पर बातचीत करने के लिए आज टाइटन के सीएफओ अशोक सोनथालिया, इनसे करेंगे एक खास बातचीत। और उसके बाद बिग मार्केट वॉइसेस में कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी से होगी एक बातचीत। ये सब कुछ लाइंड अप है आपके लिए कुछ ही देर में, लेकिन पहले रुक करते हैं ज़रा मार्केट का। और इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया विक्स। अगर आपको आज कोई एक इंडेक्स देखना है तो वो देखिए इंडिया विक्स, जो इस समय करीब करीब 14% ऊपर 16.63 पर। इंट्राडे चार्ट देखिए आप निफ्टी का, इंट्राडे चार्ट देखिए आप बैंक निफ्टी का, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली इंट्राडे चार्ट देखिए आप मिड कैप इंडेक्स का, जहां अब भारी बिकवाली हो रही है। 1:3 का एडवांस डिक्लाइन इस समय आपकी स्क्रीन पर। आज के एक्सीडेंट्स ऑफ द डे, पिछले हफ्ते के स्टॉक्स ऑफ द वीक, पीएफसी और आरईसी दोनों में करीब करीब 10 से 11% की गिरावट। आरबीआई के ड्राफ्ट नॉर्म्स प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को लेकर जहां मार्केट को लग रहा है कि काफ़ी बड़ी दिक्कत आ सकती है, उसके अलावा पीएसयू बैंकों पर भी उसका इम्पैक्ट है। तो पीएसयू बैंक इंडेक्स आज का टॉप लूज़र, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट आई बीओबी और पंजाब नेशनल बैंक में। इसके अलावा कुछ और पीएसयूज़ में गिरावट है, जैसे कि बीएचईएल। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में गिरावट है। अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स दोनों इस समय करीब करीब 4% नीचे आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आज ट्रेड में। जहाँ तक तेज़ी की बात है, आज का स्टॉक ऑफ द डे है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, करीब करीब 7% ऊपर। इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक अभी भी डे हाई पर, करीब करीब 4.5% ऊपर। और अगर आप एक इंडेक्स की बात करेंगे जो आज मार्केट को संभाल रहा है, वो है निफ्टी आईटी इंडेक्स। इस समय निफ्टी आईटी इंडेक्स डे हाई पर। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंट्री, ओरेकल, परसिस्टेंट, ये सब स्टॉक्स इस समय डे हाई पर। वीरू ओके, तो ये थी मार्केट की छोटी सी समरी अब तक की जो हुआ सुबह से। बहुत टर्बुलेंस थी बाजार में। अभी हमारे साथ चार मेहमान इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। रचना वैद्य, राजेश सतपुते जी पिछले कार्यक्रम से, और अमित सेठ जी और संकल्प चतुर्वेदी हमारे साथ फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अमित जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, इस समय मेरा पहला ट्रेड रहेगा एक शॉर्ट साइड में एचडीएफसी लाइफ में। एचडीएफसी लाइफ अगर हम देखें तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी वीक है। मार्केट जब अच्छा कर रहा था तब भी एचडीएफसी लाइफ वाज मेकिंग लोअर लो लोअर हाइस, तो स्ट्रक्चर काफी वीक है। 200 एमआ सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक इसने अपना स्विंग लो तोड़ा है 565 पर, काफी एक अहम लेवल था। वो स्विंग टूटने के बाद शायद स्टॉक यहाँ से और वीक हो जाए। फ्यूचर्स में इसका प्राइस 556 के लगभग है। तो इसे शॉर्ट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 565 एंड टारगेट्स ऑफ 540 एंड 535। एक ट्रेड मेरा रहेगा लॉन्ग साइड में, दैट विल बी फ्रॉम आईटी सेक्टर। टीसीएस का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे देयर आर साइंस ऑफ बॉटम रिवर्सल। आरएसआई के साथ देखें तो देयर इज अ डाइवर्जेंस आल्सो। स्टॉक ऑलमोस्ट अपना 10 और 20 आज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। परसों के 17 से अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न भी देखें तो वो भी काफी इंप्रेसिव है। तो यहाँ पे एक अटेम्प्ट लिया जा सकता है। 3875 का स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग 4025 के टारगेट्स रहेंगे टीसीएस। ओके, टीसीएस बाय 6928, और 6928 पे मेरे को एक इम्प्रेशन ये मिल रहा है कि टीसीएस अब 2% ऊपर। देखिए, नॉट एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ प्राइस के लिहाज से नहीं, लेकिन अगर आप एवरेज के लिहाज से देखें तो अब हम जा रहे हैं 50 डीमा की ट्रैजेक्टरी को टच करने के लिए। संकल्प जी नमस्कार, एक ज़माने बाद, बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है, और आपके दो ट्रेड्स आज के। नमस्कार अनुज जी, नमस्कार वीरेंद्र जी, थैंक यू फॉर द वेलकम। मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में लॉन्ग जाना चाहूंगा फ्यूचर्स में। इसने एक बहुत अच्छा रेंज ब्रेकआउट किया है विद गुड वॉल्यूम्स, और अब मुझे लगता है इसमें अपसाइड बाकी है। तो 3077 के टारगेट से लॉन्ग जाना चाहूंगा। इसमें स्टॉप लॉस में रखूंगा 2665। और दूसरा जो स्टॉक मैं देख रहा हूँ वो है एबीबी। एबीबी का भी फ्यूचर्स ही प्रेजेंट प्राइस पे लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 7307, एंड एसएल इसमें रहेगा 6851। इसने भी अपना एक रेंज ब्रेकआउट किया विद गुड वॉल्यूम्स। ओपनिंग के बाद के जो वॉल्यूम्स थे उसके बाद थोड़ा सा एक पॉज आया, लेकिन अब हायर लोज बन रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें इंट्राडे में काफी अपसाइड बची हुई। ओके,
तो गोदरेज प्रॉपर्टीज और एबीबी आपने पिक किया यहाँ पर। रचना जी, आप कौन से दो ट्रेड्स पिक कर रही हैं? जी मैं उन्हीं दोनों कॉल्स के साथ कंटिन्यू करूंगी जिनको मैंने मॉर्निंग में दिया था, अप और डाउन साइड पे। अप साइड पे कोटक बैंक एंड डाउन साइड पे टाइटन। दोनों ने अपने अपने मॉर्निंग के टारगेट्स कर लिए, पर दोनों में यहाँ पे फर्दर स्कोप है। तो कोटक बैंक को अभी फर्दर हम लॉन्ग करेंगे, अगर या तो ऐड करेंगे, आपने ऑलरेडी लॉन्ग कर रखा है तो 1600 का अब अपना एसएल हो जाएगा। और ऊपर वाली साइड पे 1630 तो कर लिया उसने, अब 1650 बाकी है, उसमें हम ऐड करेंगे 1670। तो दो टारगेट हो जाएंगे, 1650 एंड 70 के टारगेट्स, और 1600 का एसएल फॉर कोटक बैंक। टाइटन ने डाउन साइड पे सारे टारगेट्स मॉर्निंग वाले तो कर लिए, पर टाइटन को आदत नहीं है बुरे नतीजों की, बुरे रिजल्ट्स की। यहाँ पे फर्दर गिरावट आ सकती है जो अब इसको 3300 की तरफ लेके जा सकती है। तो अभी 3325 के करीब है हम फ्यूचर्स पे। तो 3300 का पहला टारगेट एंड नाउ 3290 का सेकंड टारगेट लगाएंगे, और ऊपर वाली साइड पे एसएल लगाएंगे 3335 पे। तो आपके दो ट्रेड्स हुए रचना जी। राजेश जी, आपके दो ट्रेड्स? वीरेंद्र जी, देखिए, एक ट्रेड मॉर्निंग का होगा और एक सिर्फ नया जोड़ूंगा। जुबलेंट फूड जो हमने सुबह में रिकमेंड किया था, तो मुझे लगता है अभी भी ये बाय साइड का ही ट्रेड होगा। 450 का स्टॉप लॉस, थोड़ा सा मैंने स्टॉप लॉस को चेंज किया, 450 का स्टॉप लॉस रखे, बाय करे जुबलेंट फूड। 480 का स्विंग का टारगेट होगा। और ऑब्वियसली जो आईटी में जो मोमेंटम आ रहा है उसको लीड कर रहा है मुझे लगता है टीसीएस, लेकिन टीसीएस के साथ इन्फोसिस। सो इन्फोसिस पे नजर रखे, लॉन्ग करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1424 जो दिन का लो है, और स्विंग ट्रेडिंग का इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 1480 टू 1500। तो इन्फोसिस एंड जुबलेंट फूड ये दोनों बाय साइड के ट्रेड होंगे। ओके, चलिए ट्रेड्स आज थोड़ी हम कम ही रख रहे हैं क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो आज हमारे पास थोड़ा टाइम है थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करने का, थोड़ी मैनेजमेंट से बात करने का। टाइटन की मैनेजमेंट से बात करते हैं। चौथी तिमाही में टाइटन के नतीजे अनुमान से कमज़ोर रहे। कंपनी की आय 16% बढ़ी है, लेकिन मुनाफा, मार्जिन और एबिटा ये तीनों आंकड़े उम्मीद से कम रहे, खासतौर से ज्वेलरी बिजनेस पर। इन पर बातचीत करते हैं और फ्यूचर आउटलुक पर चर्चा करने के लिए कंपनी के CFO अशोक सोनथालिया जुड़ गए हैं हमारे साथ। अशोक जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बात करेंगे आपके ज्वेलरी बिजनेस के मार्जिन्स की। 10.8% वर्सेस 11.6% ईयर ऑन ईयर, जबकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था इससे बेटर। और आपकी कमेंट्री में भी ये बात कही जा रही है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी रहने वाली है आगे। तो क्या ये मान के चलें कि यहाँ अभी कुछ टाइम के लिए वीकनेस रहेगी? तो नमस्कार आपका, आपके दर्शकों का धन्यवाद मुझको लाने के लिए अपने चैनल पे। Q4 और पूरे साल के अगर आप ग्रोथ नंबर देखें तो काफी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस था, in spite of slightly challenging environment externally, macro-wise, geopolitical situation, gold price volatility, and of course competition is also being there. मार्जिन फ्रंट पे एक बात बताना चाहता हूँ। पिछले साल के नतीजों की जब हम बात करते थे FY23 की, हमने हमेशा बताया था कि वहां पे हमारे कुछ वन ऑफ गेन्स बैठे हुए हैं जो अबाउट 1% के आसपास का हमको इन्वेंट्री गेन्स थे, कस्टम ड्यूटी का गेन था, उसके चलते फायदा था। तो आप अगर उससे कंपेयर करें नॉर्मलाइज करके तो 30-40 बेसिस पॉइंट का फर्दर प्रेशर FY24 में रहा है। और दो कारण हमने बताया, क्योंकि ज्वेलरी बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है मैक्सिमम हमको। तो गोल्ड प्राइस वॉलेटिलिटी पूरे साल में पिछले 12-13 महीनों में 18 से 20% दाम बढ़ गए हैं गोल्ड के। और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्लेयर भी एक्सपैंड कर रहे हैं, नए प्लेयर भी कुछ आ रहे हैं। तो आई थिंक रिटेल कैपेसिटी काफी बढ़ गई है एंड डिमांड विल टेक टाइम टू कैच अप। Gold price increase have dampened a little bit consumer segment, which will stabilize. We are hoping Akshaya Tritiya is coming up, and we believe that we will have a good performance there. बिल्कुल। अच्छा देखिए, ऑब्वियसली टाइटन के मार्जिन्स में एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है मेकिंग चार्जेस का, क्योंकि वो आप तनिष्क की ज्वेलरी लेते हैं तो भले ही थोड़ी एक्स्ट्रा पैसे देकर लेंगे, लेकिन तनिष्क की ज्वेलरी लेंगे। लेकिन एक जो ट्रेंड थोड़ा सा अभी पिछले 1-1.5 साल में हुआ है कि लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या तो सीधा गोल्ड कॉइन्स ले लें या फिर प्लेन ज्वेलरी ले लें, ज़्यादा स्टडीड ज्वेलरी ना लें। तो उसका कितना इम्पैक्ट रहा है और क्या उस ट्रेंड में कुछ चेंजेस की आप एक्सपेक्टेशन करके चल रहे हैं? हमारा पोर्टफोलियो अगर हम देखें, गोल्ड कॉइन हिस्टोरिकली
3% होता था, तो आजकल 5% पे, इनफैक्ट कोविड के बाद से ही वो एक जो ट्रेंड बीच में 7-8% तक चला गया था, हमारे लिए 5% के आसपास वो सेटल हो गया है। एज फार एज गोल्ड ज्वेलरी में जो आपने बोला कि सिर्फ प्लेन ज्वेलरी ले रहे हैं, तो अगर प्लेन आप बोले तो प्लेन के अंदर भी बहुत तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। हमारा अनुभव ये रहा है कि नाउ गोल्ड में डेली वियर के अलावा भी पोल्कीज और उसके आगे भी जो कॉम्प्लेक्स ज्वेलरी हैं, लोगों का रुझान है उधर, और काफी अच्छा हम देख रहे हैं कि लोग खरीदना चाहते हैं। एज फार एज डायमंड ज्वेलरी इज कंसर्न, हमने पहले भी बात की थी कभी कि सॉलिटायर डायमंड में थोड़ी वीकनेस है, जो कि लार्ज कैरेटेज जो होते हैं, वहां पे थोड़ा प्राइस करेक्शन भी आया, हमने भी प्राइस करेक्शन लिया था, वहां पे स्लो डाउन है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा लगता है कंज्यूमर सेंटिमेंट वीक है। बहुत ज्यादा हाई वैल्यू स्टडेड में थोड़ा सा हेजिटेंसी हमने देखी है, बट अदरवाइज डायमंड ज्वेलरी में नए कस्टमर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं या बायर ग्रोथ जो है, उसमें हमने कोई कमी नहीं देखी है Q4 में। अशोक जी, मैं इससे पहले कि वॉचेस सेगमेंट में आऊँ, मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली आना चाह रहा था कि ये डायमंड सेगमेंट में जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं, मैं लास्ट धनतेरस की सेल में, दिवाली की सेल में भी इसको बहुत सुन रहा था, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा समझाएंगे, और 2024 के अंत तक आते आते ये मार्केट ज़्यादा एक्सपेंड करेगा क्या आपके मुताबिक? इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो देखिए, अगर आप लैब ग्रोन डायमंड की बात करें तो शुरुआती हुई जो अमेरिका में, यूएस में, और वहां पे जो ब्राइडल एंगेजमेंट रिंग सेगमेंट है, जो कि बड़ा सेगमेंट है अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें मीनिंगफुल वे में लैब ग्रोन डायमंड ने एंट्री ली है और सब्स्टिट्यूट भी किया है। लेकिन उसके बाद आप अगर यूरोप और चाइना और अदर कंट्रीज जो कि बड़ी ज्वेलरी मार्केट्स हैं, वहां पे कोई खास ट्रैक्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, वहां पे कुछ नए ब्रांड्स आए हैं जिन्होंने लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी ऑफर करना शुरू किया है। हम पैनी नजर बनाए रखे हुए हैं क्या हो रहा है, कंज्यूमर का कैसा रुझान है इस कैटेगरी के प्रति, लेकिन ओवरऑल अभी तक हम ऐसा कोई इम्पैक्ट एट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं इस कैटेगरी को, इसके चलते कुछ हो रहा है डायमंड ज्वेलरी सेगमेंट में। सर्टेनली जो प्राइस डिफरेंस होता है वो बड़े कैरेटेज पे होता है वीरेंद्र जी, छोटे डायमंड में कोई बहुत मीनिंगफुल डिफरेंस नहीं है अभी तक। और डिमांड जो कि हम बता रहे हैं, जो हमारे जो रिटेल सेगमेंट के रिटेल नेटवर्क में, हमने ऐसा कोई असर नहीं देखा है। अगर आप हमारे यूएस स्टोर्स की भी बात करें तो वहां पे 50% से ज्यादा स्टडेड का रेशियो है हमारा, और वहां पे भी हम कोई ऐसा फर्क नहीं देख रहे हैं। कैरेट लेन जो कि मोस्टली डायमंड ज्वेलरी कंपनी है, वो 34% की ग्रोथ रही पिछले साल, बट ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंडियन मार्केट में। वो कैसे आता है, हमारी इट विल नॉट रेप्लिकेट यूएस मार्केट फॉर श्योर, क्योंकि डिफरेंट टेस्ट है हमारे इंडिया में कंज्यूमर्स का। स्टोर ऑफ वैल्यू के अराउंड अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, जो कि एक बड़ा कंसिडरेशन है इंडियन कंज्यूमर्स का ज्वेलरी परचेज में। सो देखते हैं, हम जैसे मैंने आपको बताया, वी आर रियली वॉचिंग इट वेरी केयरफुली एंड टेक आवर स्टेप्स अकॉर्डिंगली। ओके, चलिए, अच्छा बात है सर, वॉचेस सेगमेंट में यहाँ पे मार्जिन्स आपके 8.5 रहे वर्सेस 11.3। एक बहुत ही, अगर आप देखिए, फेवरेट और हॉट सेगमेंट है ये, बीते स्पेशली 2 साल में इसकी प्रेजेंस बढ़ी, आपके रेवेन्यूज़ काफ़ी बढ़े, लेकिन यहाँ पे डिजिटल मार्केट में स्पेशली जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी कम्पिटिटिव है। अब आपके पास यहाँ पे 200 रुपये से लेकर एप्पल की लगभग 50,000 रुपये की वॉच सब अवेलेबल है सर। डिजिटल और एनालॉग दोनों कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और मार्जिन्स अभी भी ज़्यादा अच्छा कौन दे रहे हैं? और डिजिटल सेगमेंट में अब क्योंकि सैमसंग भी आके करीब 3 से 4 हज़ार की रेंज में अपनी वॉचेस को प्लेस कर रहा है, ये सेगमेंट क्या प्रेशर में रह सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स में आपके मुताबिक? तो मैं आपको बताऊं कि जो एनालॉग सेगमेंट है, जहां पे हमारी प्रीमियम वॉचेज एंड टाइटन ब्रांड काफी अच्छा कर रहे हैं, सो वो अभी भी 87-88% कंट्रीब्यूट कर रहा है वॉच बिजनेस को, एंड उसमें मार्जिन में भी कोई ऐसा प्रेशर नहीं है हमारे पास। उसके जो लोअर सेगमेंट है एनालॉग में, जहाँ पे हमारा सोनाटा, फास्ट ट्रैक प्ले करते हैं, उनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ऑफ कोर्स स्लो हुई है। वहां पे थोड़ा सा प्रेशर है एंट्री लेवल में, क्योंकि वहां पे मेरे हिसाब से स्मार्ट वॉचेस का सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो रहा है।
लोअर प्राइस पॉइंट पे। हायर प्राइस पॉइंट पे मार्जिन भी ठीक है और डिमांड भी बढ़ रही है, प्रीमियमाइजेशन भी हो रहा है, तो हम काफी पॉजिटिव हैं और हम प्रीमियम साइड में भी काफी स्टेप्स ले रहे हैं। एज फार एज स्मार्ट वॉचेज आर कंसर्न, यस, लास्ट ईयर growth wise it was okay, but price point wise it was really pretty tough. जितने भी इंडस्ट्री में काफी और प्लेयर्स हैं, हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से काफी इंडस्ट्री में इन्वेंट्री गलत है, एंड पीपल आर कटिंग प्राइस, ऑफरिंग डिस्काउंट्स, एंड इन द ई-कॉम में काफी कुछ कंज्यूमर को फायदा हो रहा है उससे। जहां तक हमारा विश्वास है कि अगले 6 महीने में ये इन्वेंट्री सिचुएशन क्लियर होना चाहिए, और जो Q3 में फेस्टिव आएगा उस समय वापस ये कैटेगरी को मार्जिन वाइज स्टार्ट इम्प्रूविंग। अभी ग्रोथ तो हो रही है बट मार्जिन काफी खराब है वहां पे। हमारा जहां तक सवाल है, हम 2 तरह के सेगमेंट में प्ले कर रहे हैं। एक जो फास्ट ट्रैक ब्रांड के थ्रू हम 2-2.5 हजार से 4-5 हजार तक का सेगमेंट एक हमारा है जहां पे हम प्ले कर रहे हैं, और काफी अच्छा वॉल्यूम वाइज किया है, लेकिन जैसा बताया मार्जिन वाइज हमें भी चैलेंज है वहां पे। जो एक प्रीमियम सेगमेंट है 8 से 12 हजार, जहां पे हम टाइटन ब्रांड के थ्रू स्मार्ट में प्ले कर रहे हैं, वो धीरे धीरे ट्रैक्शन हो रहा है। काफी नए मॉडल्स बोथ द सेगमेंट्स विल सी इन द कमिंग ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जून। सो मार्जिन प्रेशर इन द स्मार्ट कैटेगरी एज फार एज टाइटन इज कंसर्न, हमको लगता है 6-8 महीने से स्टार्ट इंप्रूव करना शुरू करना चाहिए। सो ओवरऑल वॉच डिवीजन जो कि आपने देखा 8.5%, मैं समझता हूं कि यहाँ से हम धीरे धीरे आगे ही जाएंगे वापस 12% की तरफ FY25 में, एंड दैट्स द प्लान टुवर्ड्स व्हिच वी आर वर्किंग। ओके, अच्छा, अब CaratLane में आपने बाकी का जो हिस्सा बचा था 0.36% वो भी ले लिया, तो अब 2 पार्ट सवाल है मेरा। एक तो आपकी वो CaratLane की वेबसाइट पे अभी भी लिखा हुआ है तनिष्क पार्टनरशिप, क्या उसको आप चेंज करके तनिष्क ब्रांड करेंगे? और दूसरा, क्या ये सेपरेट आइडेंटिटीज रखने वाले हैं आप, या इन फ्यूचर एक ही ब्रांड हो जाएगा? आई थिंक तनिष्क पार्टनरशिप अच्छा टैगलाइन है और वो अच्छा हेल्प कर रहा है CaratLane को। कोई चेंज करने का इरादा नहीं है। CaratLane खुद एक ब्रांड है एंड उनको अपने ब्रांड की स्ट्रेंथ को बनाते जाना है, बढ़ाते जाना है। सो कोई इरादा नहीं है वहां पे चेंज करने का। निकट भविष्य में एज आई टोल्ड यू कि CaratLane एक सेपरेट ब्रांड रहेगा जो इसकी एक अपनी पोजिशनिंग है, डिफरेंट फ्रॉम तनिष्क, मोर मॉडर्न, मोर कंटेम्प्ररी, more spontaneous purchase, more towards diamond studded etc. They do lightweight jewelry, वो करते रहेंगे, इसीलिए ब्रांड वैसा ही रहेगा। रादर ब्रांड को और मजबूत करने का सारा काम हो रहा है। कंपनी भी एंटिटी वाइज निकट भविष्य में अभी कोई इरादा नहीं है। उनका एक अपना आइडेंटिटी है, कल्चर है, एक अपना काम करने का तरीका है, उसको हम उसी तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं। सो कंपनी भी अभी कुछ समय, मतलब अभी कोई बात नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूं कि उस कंपनी को मर्ज करने का इरादा है। ओके, चलिए अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। एज ऑलवेज अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऑल द बेस्ट आपको अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी जुड़े हैं, जिनके पास कैपिटल मार्केट में 2.5 दशक का अनुभव है। कार्नेलियन से पहले विकास 17 वर्षों तक ईडलवाइस के साथ भी जुड़े रहे थे। विकास जी, गुड मॉर्निंग। कैसे देख रहे हैं इस रीसेंट वॉलेटिलिटी को? क्या ये प्योरली एक इलेक्शन इम्पैक्ट है, और क्या यहाँ पर बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए, या इस मार्केट में भी थोड़ा संभल कर चलने में बेटर रहेगा? अनुज, गुड टू टॉक टू यू। अनुज, देखिए, मुझे कोई बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी दिख नहीं रही है, तो वेरी फ्रैंक, मार्केट्स में इस तरह के उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे को मार्केट में कोई बहुत ज्यादा घबराहट किसी तरह से दिख नहीं रही है। मार्केट एक अच्छी रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, जो किसी भी मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। कोर्स एक अपने बहुत बड़ा इवेंट अहेड है, जो इसके शायद सकारात्मक आउटकम जो है सबका फैक्टर्ड इन है। अगर वहां से कोई नेगेटिव आता है कोई भी कारण से जो आप नहीं कह सकते हो, तो भले कुछ करेक्शन आ जाए, पर मुझे नहीं लगता है कि वहां पे कोई नेगेटिव आने की संभावना है। तो इन नॉर्मल स्टेट में आई थिंक मार्केट एक अच्छी नाइस रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे बेस बना रहा है। 500 से 700 पॉइंट का कंसोलिडेशन निफ्टी के अंदर कोई
बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़े से सेक्टोरल रोटेशन भी हो रहे हैं, काफी मिड कैप जो वीक मिड कैप से उनमें करेक्शन हो गया है। तो आई थिंक ये एक अच्छी, कोई भी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बुल रन की अच्छी निशानी है। मैं उसको इसी नजरिए से देखता हूँ। ओके, बिल्कुल। अच्छा, विकास जी, आपको कार्नेलियन स्टार्ट किए हुए अब 5 साल पूरे हो रहे हैं। बहुत जल्द आप 5 साल की एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करेंगे। क्या आपने पिछले 5 साल में सीखा, मतलब क्योंकि कहते हैं मार्केट में रोज हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, क्या आपकी टॉप 5 लर्निंग्स रही पिछले 5 साल की? जैसा आपने कहा कि आप रोज कुछ ना कुछ नया ही सीखते हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट हमें रोज नया सिखाता है और एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। और मैं तो मार्केट में 25 साल से ऊपर से हूँ, तो हर बार मार्केट ने कुछ ना कुछ सिखाया है। और तो मेरा ये मानना है कि ये जर्नी में भी एक अच्छी जर्नी रही है। पहली बार हम दूसरे लोगों का पैसा मैनेज कर रहे हैं, तो रिस्क बिकम्स फार मोर इम्पोर्टेंट। सो सबसे बड़ी बात होती है कि आप रिस्क को कैसे देखते हो, रिस्क को कैसे मैनेज करते हो। और दूसरा मैंने ये सीखा कि आप कोई ट्रेंड को अगर थोड़ा जल्दी पकड़ सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको कभी बताया हो तो कि मैजिक बास्केट स्टॉक बोलते हैं, जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ और वैल्यूएशन रीरेटिंग कैसे हो जाए, उस पे हमारा एक बहुत बड़ा फोकस रहता है। तो उसमें हमने कई तरीके ढूंढे हैं कि कैसे कैसे होते हैं, किस सिचुएशंस में ऐसे होते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा तो हमने हमारा मैन्युफैक्चरिंग फंड अगस्त 2020 में लॉन्च किया था, कि हम उस टाइम ये इतना बड़ा ट्रेंड क्यों पकड़ पाए इतना जल्दी। जब आज सब लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, हम तो अगस्त 2020 से बात कर रहे हैं, तो वो क्यों पकड़ पाए? तो वो हमने जो फ्रेमवर्क किया कि आप देखते रहो, कनेक्ट करते रहो डॉट्स को, कि 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 क्या बदल रहा है। तो आप अगर कभी एक बदलाव को जल्दी नोटिस कर सकते हैं, आप किसी चेंज को जल्दी नोटिस कर सकते हैं, उसमें अपने आप को जल्दी पोजीशन कर सकते हैं, तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड आपके इन्वेस्टमेंट का बहुत हाई होता है और आउटकम भी बहुत हाई होता है। इनफैक्ट आप ज्यादा रिटर्न बनाते हैं और रिस्क कम लेते हैं। जैसा कि मैं कहूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग में अगस्त 2020 में रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में ज्यादा था, पर उस टाइम पे लोग उसको रिस्क ज्यादा मान रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में हो ही नहीं सकता है, रिस्की बहुत है। पर हमको वो रिस्क रिवॉर्ड उल्टा लग रहा था, फेवरेबल लग रहा था। तो आप जब जब कोई अलग नजरिए से, पर्सपेक्टिव से, दुनिया से अहेड होकर देखते हो, तो उसमें एक बड़ा पैसा बनने की संभावना होती है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि आप उन पे देखते रहो। और तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ी चीज अवॉइड करनी है रिस्क पर्सपेक्टिव से, कि आप खराब क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट पे पैसा नहीं लग जाए। क्योंकि अगर रुपया सबसे ज्यादा 80 से 100% रुपया आपका टूटता है, तो एक ही सिचुएशन में टूटता है जब आप किसी गलत आदमी पे पैसा लगा दो, मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी नहीं हो। तो हमारा एक बहुत बड़ा फोकस उसी पे रहता है कि गलती से भी गलत आदमी पे पैसा नहीं लग जाए, क्योंकि वो आपके पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। तो उस पे हमने हमारी कांस्टेंट लगे रहते हैं। हर तरह के चेक करने पड़ते हैं, इन्फॉर्मल चेक करने पड़ते हैं। कई बार वहां पे भी जो परसेप्शन होता है और रियलिटी, तो उसमें फर्क पड़ता है रहता है। तो आप कैसे ढूंढो कि जो जो मार्केट में कई बार दिख रहा अच्छा, क्वालिटी अच्छी होती है, पर बिहाइंड आपको ऐसा डेटा मिलते हैं कि आप सरप्राइज हो जाते हो। तो उनसे उन लैंडमाइंस को, उन एक्सीडेंट्स को कैसे अवॉइड किया जाए, उस पे भी हम एक बहुत बड़ा काम करते हैं। और ये भी हमारी एक बहुत बड़ी लर्निंग रही है। भगवान की दया रही है कि ऐसे हमारे कोई एक्सीडेंट हुए नहीं है पिछले 5 साल में, पर ये प्रार्थना रहती है कि हो नहीं जावे, क्योंकि क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं होता है। तो आप इस चीज को ध्यान, कोशिश ज्यादा रखते हो। तो ये कुछ लर्निंग्स है जिनको लेके हम लोग चलते रहते हैं। बाकी तो नया हर रोज नई सीख है। और मैं मानता हूँ कि दूसरा, मेरी जितना मैं जब मैंने चालू किया था, मैं इंडिया में बहुत बुलिश था। आज मैं इंडिया पे उससे ज्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी पे है। तो यू कांट बेट अगेंस्ट इंडिया। सो आप अगले 10-15 सालों में इंडिया में जो वेल्थ क्रिएशन साइकिल हमारी होगी, जो आदमी बिना कुछ शॉर्टकट लिए हुए, बिना लोभ में पड़े हुए अगर सही ढंग से इन्वेस्टिंग करे, तो मुझे लगता है जो बेस्ट वेल्थ क्रिएशन साइकिल है हमारे सामने आगे है। अच्छा विकास जी, बीते 2 साल की, मतलब अनुज ने आपके पिछले 5 साल का उल्लेख किया यहाँ पे, पिछले 2-3 साल की जो सबसे बेहतरीन कॉल रही वो थे निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स और निफ्टी, मतलब जो PSU बैंक्स थे। अभी कोई व्यू में परिवर्तन, अभी एक अर्निंग ड्यू है अभी, लेकिन जो अब तक के नंबर्स रहे वो आपके व्यू को क्या और मजबूत कर रही है? 7231 का इंडेक्स है मेरे ख्याल से, जब हमारी आपसे बात हुई थी वो करीब 3500 का इंडेक्स हुआ करता था। अभी PSU बैंक्स पे आपका व्यू? कंटिन्यू पॉजिटिव है, अभी भी पॉजिटिव है PSU बैंक्स में, क्योंकि मैंने आपको ध्यान तो बताया था कि हम 3 कारणों से PSU बास्केट, बैंक्स के बास्केट पे स्पेसिफिकली बुलिश हुए थे। हमने इसलिए कभी नहीं खरीदा था कि वो सस्ते थे, सस्ते तो ऑफकोर्स थे, पर उसके साथ साथ में 3 बड़े परिवर्तन हो रहे थे। आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो PSU बैंक्स में 3 प्रॉब्लम थी: एसेट क्वालिटी, गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से वो
प्राइवेट सेक्टर के सामने compete नहीं कर पा रहे, तो मार्केट शेयर का लॉस हो रहा था। एसेट क्वालिटी का आप देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों में काफी कुछ क्लीनिंग अप हो गया है। अभी सबकी बैलेंस शीट स्क्वीकी क्लीन है। गवर्नेंस की जहां तक बात आती है, सब जगह आई थिंक गवर्नेंस हैज बीन फिक्स्ड। अभी आप कभी ऐसा नहीं होता कि आपको दिल्ली से फोन आता है और आप लोन दे देते हैं, या फिर आपने देखा होगा तो हर बैंक के सीईओ और एमडी साहब जो भी सरकार ने चुन के भेजे हैं, exceptionally bright people, and I am fortunate of meeting most of them. So काफी capable लोगों को टॉप पे बिठाया है। तो गवर्नेंस हैज बीन आल्सो फिक्स्ड। एंड लास्टली टेक्नोलॉजी, आप 10-15 साल पहले देखो तो टेक्नोलॉजी आपको बनानी पड़ती थी। पिछले 5-7 सालों में ये प्लग एंड प्ले हो गया है। तो सब बैंकों ने टेक्नोलॉजी में भी काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट्स किया है। तो ये जो 3 पैमानों पे पीएसयू बैंक पीछे रहते थे, वो सब सुधर गए। और आज ये तो मानना पड़ेगा कि पीएसयू बैंक की रीच है वो बहुत डीप है। 10-10, 15-15 हजार ब्रांचें हैं, ये बनाना आसान नहीं होता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी जो पहले वैल्यूएशन गैप बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कम हुआ है, वो शायद और थोड़ा कम हो जाए। छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव चलते रहेंगे, टेम्पररी उतार-चढ़ाव चलते रहेंगे। मुझे लगता है पीएसयू सेक्टर बैंक्स भी काफी अच्छा करते रहेंगे यहाँ से। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे विकास जी इसी संदर्भ में जब बात आती है कि किसी सेक्टर को लोअर ट्रेजेक्ट्रीज पे लोअर लेवल से पिक करना है, आप देखिए ये CY24 सबसे खराब रहा अब तक आईटी के लिए। मतलब आप समझ लीजिए कि 39,000 का इंडेक्स कहाँ करीब 33,000 पे ट्रेड कर रहा है। लगभग 20% का प्राइस करेक्शन हो चुका है। लार्ज कैप आईटी बहुत पिटा है। इन्फोसिस इतनी लोअर ट्रेजेक्ट्रीज पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपका व्यू क्या है इस वक्त विकास जी, लार्ज कैप आईटी पे स्पेशली? हम लोग लार्ज कैप आईटी से पिछले 1 साल से स्पेसिफिकली दूर रहे हैं। हमारा रुझान जो है मिड एंड स्मॉल कैप आईटी पे ज्यादा रहा था। तो इसलिए आप हमारे पोर्टफोलियो में देखेंगे तो आई थिंक लार्जेस्ट आईटी लार्ज कैप कंपनी इज ओनली HCL टेक व्हिच हैज डन वेरी वेल। तो आई थिंक कई बार क्या होता है, सेक्टर एक तरीके से जा रहा होता है, पर उसके अंदर भी काफी कंपनीज होती हैं जो अच्छा करती है। तो हमारा मानना है कि आईटी सेक्टर में भी जो मिड एंड स्मॉल कैप की कंपनियां स्पेसिफिकली थोड़े नीश में फोकस्ड है, जैसे ER&D के अंदर हो गया, या कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के रिलेटेड से हो गया, या फिर वो कंपनीज थोड़ी बेटर ग्रो करेगी। जिन कंपनीज का लार्ज बेस है ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज, वहां पे आई थिंक ग्रोथ की थोड़ी सी चैलेंज रही है। तो अभी वहां से काफी पैसा थोड़े दूसरे सेक्टर्स जो अच्छा कर रहे हैं वहां पे शिफ्ट हुआ है। तो ये हर सेक्टर का एक ट्रांजिशन है। हैविंग सेड दैट, मैं नहीं कहता हूं कि आईटी लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। हमने पिछले 1 साल में काफी अंडरवेट रहे हैं हम आईटी के ऊपर, जो एक समय पे हम काफी ओवरवेट हुआ करते थे। बट हम मिड कैप आईटी में काफी अभी भी बुलिश है, पॉजिटिव है। तो ये कंपनी स्पेसिफिक देखना पड़ता है आपको। हमारे सारे के सारे आईटी स्टॉक्स इन आवर पोर्टफोलियो पिछले 1 साल में 50% से 200% ऊपर है। तो आप उसी सेक्टर के अंदर आप अच्छी कंपनियां जो पॉजिटिव रिटर्न दे रही हो ढूंढ सकते हैं। ओके, चलिए एक आखिरी सवाल आपसे। मैन्युफैक्चरिंग की आपने बात की, उसमें डिफेंस में आपने काफ़ी पैसा बनाया। डिफेंस पर अब क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि अब स्टॉक्स यहाँ काफ़ी महंगे लग रहे हैं? जी बिल्कुल अनुज, आपने एकदम सही पूछा। डिफेंस, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर कई बार क्या होता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होना और इसमें हमें एज ए माइनॉरिटी शेयर होल्डर पैसा बनाना दो अलग बातें हैं। तो हमको जब देखना पड़ता है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है कि नहीं है। तो मुझे लगता है आज की डेट में जिस हिसाब से वैल्यूएशन ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी डिफेंस जैसे सेक्टर में 30-40-50% ग्रोथ नहीं करती है, क्योंकि उनका ग्रोथ का दर तो जो नॉर्मल होता है। अगर मैं कोई कंपनी में आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ जिसने अगले 4-5 साल की ग्रोथ को ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है, तो उसमें मुझे रिस्क रिवॉर्ड फेवर नहीं होता है। और मैं ये मानता हूं कि कोई भी स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सेक्टर है, उसमें बिजनेस कभी भी वन वे नहीं चलता है, हिकअप्स आते ही है। तो जहां पे मुझे लगता है कि 4-5 साल की अर्निंग्स भी ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी होती है, वहां पे इट इज बेटर टू स्टे अवे एंड मार्केट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। जैसा कि केमिकल्स के अंदर हुआ, हमने देखा कि 20 और 21 में केमिकल्स ने बहुत अच्छा किया, और 22 के आते आते स्टॉक्स इतने महंगे हो गए थे कि जब जैसे ही वो थोड़ा सा करेक्शन आया सेक्टर्स में, इन्वेंटरी करेक्शन, प्राइस करेक्शन हुआ, आप देखिए 23 के अंदर सारे के सारे केमिकल स्टॉक्स ने एकदम खराब परफॉर्मेंस दिया। पर हमने हमारे सारे के सारे 22 में बेच दिए थे, 22 के अर्ली में, और अभी हमने पिछले 6 महीने में काफी खरीदे हैं। तो आपको ऐसा एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सेक्टर में भी देखना पड़ता है कि इंटरमीडिएट साइकिल मार्केट में कितना फैक्टर इन हो चुका है वैल्यूएशन, क्या ये उनको ध्यान में रखते हुए रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है क्या। मुझे लगता है डिफेंस के अंदर थोड़ा सा अभी रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं रह गया है, गिवन वैल्यूएशंस। आई एम नॉट सेइंग डिफेंस बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर मेरे को तो रुपया बनाने से इंटरेस्ट है एज ए माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो मैं उसको ध्यान रखते हुए मुझे लगता है हमें अभी केयरफुल रहना चाहिए।
की बात कही आपने और इसी बात पर आपको शुक्रिया कहेंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और आपको और कार्नेलियन एडवाइजर्स को आगे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपकी आपकी शुभकामनाओं। चलिए अब शो को यहाँ समेटेंगे और नीरज जी आ गए हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग आज बहुत इंडिया ज़्यादा विक्स, मिड कैप इंडिया विक्स क्या गजब